हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट जो करा रहे थे 21 गो रुक्मणी का, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आंतरिक आंतरिक घुमावदार सतहों को फाइल करने के लिए, घुमावदार कोई सतह आंतरिक घुमावदार सतह है, इसको फाइल करने के लिए निम्नलिखित में से किस रेती का उपयोग करेंगे। तो कौन से रेती का उपयोग करेंगे? अर्धगोलीय यानी कि हाफ राउंड फाइल का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे? हाफ राउंड फाइल का उपयोग करेंगे। ठीक है। हाफ राउंड फाइल पर जो होता है, हाफ राउंड फाइल पर सिंगल कट लगा का दांत होता है, सिंगल कट का, डबल कट का नहीं होता है हाफ राउंड फाइल पर। यह जो है किसी गोलाकार सतह का जो है फाइलिंग करने के लिए उपयोगी होता है अर्धगोलाकार फाइल। ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भाग रेती में नहीं होता है? तो रेती में कौन सा भाग नहीं है? देखिए, हील होता है, शोल्डर भी होता है, टैंग भी होता है, लेकिन फ्लूट्स नहीं होता है। तो आंसर राइट क्या हो जाएगा? फ्लूट्स जो है रेती का भाग नहीं है। ठीक है, फ्लूट्स जो है रेती का भाग नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक वर्डिंग फाइल डैश के समान होती है। एक वर्डिंग फाइल जो होती है वो किसके समान होती है? तो फ्लैट फाइल होती है। बर्डिंग फाइल को फ्लैट फाइल कहते हैं। फ्लैट फाइल लेकिन क्या होता है, मोटाई में पतला और एक समान होता है। मोटाई में क्या होता है? पतला और एक समान होता है। बर्डिंग फाइल जो होता है वो उसको फ्लैट फाइल कहते हैं, और यह क्या होता है? मोटाई में पतला और एक समान होता है। इस रेती का लंबाई लगभग जो है 10 से 20 सेंटीमीटर का होता है। 10 से 20 सेंटीमीटर का होता है। 10 से 20 सेंटीमीटर का होता है। इस बर्डिंग फाइल का उपयोग जो है, उपयोग कहाँ करते हैं? चाबी बनाने में, खांचों की कोर साफ करने के लिए, चाबी बनाने में और खांचों की कोर सफाई में बर्डिंग फाइल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर है कि किस कटिंग मशीन में मोटर की घूर्णन गति को एक क्रैंक प्रणाली द्वारा रैखिक गति में बदला जाता है? किस कटिंग मशीन में मोटर के घूर्णन गति को एक क्रैंक प्रणाली द्वारा रैखिक गति में बदला जाता है? किस कटिंग मशीन? वृत्ताकार आती, कार्टून सॉ, क्षैतिज, बैंडारी या पावर सॉ? तो राइट आंसर 4 का क्या हो जाएगा? पावर सॉ। ठीक है ना। पावर हेक्सा से क्या किया जाता है? कटिंग मशीन में मोटर की घूर्णन गति को एक क्रैंक प्रणाली द्वारा रैखिक गति में बदला जाता है। ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा पावर हेक्सा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है कि धातु ट्यूबों और पाइपों के काट को रखने के लिए निम्नलिखित वाइस में से किसका उपयोग करेंगे? धातु ट्यूबों और पाइपों के काट को रखने के लिए किस वाइस का प्रयोग करेंगे? तो राइट आंसर जो होगा इसका पाइप वाइस। धातु ट्यूब या पाइपों को काट को रखने के लिए कौन से वाइस का प्रयोग करेंगे? पाइप वाइस का उपयोग करेंगे। ठीक है, पाइप वाइस का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका आधार जो होता है वो वी शेप का होता है, ग्रुप। इसके आधार में वी ग्रुप स्थित होता है। वी शेप में दोनों जबड़ों के बीच का जो ग्रुप का एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है और कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है ना। कहता है जॉब को पकड़ने के लिए होने वाले आम युक्ति कौन सा है? तो जॉब को कौन पकड़ता है? तो वाइस पकड़ता है, हैमर पकड़ता है, क्लैंप या बोरिंग टूल? तो जॉब को कौन पकड़ता है? वाइस पकड़ता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, वाइस पकड़ता है। ठीक है। वाइस में कौन कौन सा पार्ट्स होता है? एक होता है फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ, स्पिंडल, जॉ प्लेट, हैंडल, बॉक्स नट, ये सब वाइस का पार्ट। वाइस का पार्ट कौन कौन सा है? फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ, स्पिंडल, उसके बाद आपका जॉ प्लेट, उसके बाद हैंडल, उसके बाद बॉक्स नट, ये सभी वाइस का पार्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मशीन वाइस का गाइड नट बना होता है। मशीन वाइस का गाइड नट किसका बना होता है? तो गन मेटल का बना होता है। किसका? मशीन वाइस का गाइड नट किसका बना होता है? गन मेटल का बना होता है। ठीक है। मशीन वाइस का वाइस नट किसका बना होता है? गन मेटल का बना होता है। जैसे मशीन वाइस का हैंडल ले ले, वाशर ले ले, नट बोल्ट ले ले, ये सब माइल्ड स्टील का। फिक्स जॉब, मूवेबल जॉब ढलवा लोहे का बना रहता है। और यदि गाइड नट ले ले तो गन मेटल या पीतल का बना होता है। स्पिंडल जो है माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है ना। माइल्ड स्टील का कौन सी बना रहता है? स्पिंडल बना रहता है। स्पिंडल जो है माइल्ड स्टील का बना होता है। कहता है मशीन के स्नेहन में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो मशीन के स्नेहन में किस उपकरण का उपयोग करते हैं? जैसे ऑयल कैन, ग्रीस गन, ऑयल गन, सभी का उपयोग करते हैं। मशीन के स्नेहन में किसका उपयोग करते हैं? सारे जितने भी गन दिए हैं, जैसे ग्रीस गन, ऑयल कैन, ये सभी का प्रयोग करते हैं स्नेहन में। स्नेहक 3 प्रकार का होता है। ठोस स्नेहक होता है, द्रव्य स्नेहक होता है और गैसीय स्नेहक होता है। ठोस स्नेहक में जो स्नेहक होता है, स्नेहक जो होता है 3 प्रकार का होता है। ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस में जो आ गया आपका माइका आ गया, वैक्स आ गया, या फिर टैल्क आ गया। द्रव्य में जो आ गया खनिज तेल हो गया। उसके बाद गैस में यदि ले तो फ्रियॉन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैस स्नेहक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में अर्ध अस्थायी स्नेहक कौन सा है? अर्ध अस्थायी स्नेहक कौन सा है? तो ग्रीस जो है ये अर्ध अस्थायी स्नेहक है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीस जो है ये अर्ध अस्थायी स्नेहक है। ठीक है।
तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चित्र में दर्शाए गए लुब्रिकेंट का क्या नाम है? इस चित्र देख रहे हैं, इस चित्र देख रहे हैं, इसका लुब्रिकेंट कौन सा विधि है? विधि यहाँ दिया है, लेवियन ग्लास बॉटल, ड्रॉप फीड लुब्रिकेटर। तो कौन सा है? ड्रॉप फीड लुब्रिकेटर है। आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ड्रॉप फीड लुब्रिकेटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है। वेब बेयरिंग जिसमें रोलिंग एलिमेंट पाए जाते हैं, वेब बेयरिंग जिसमें रोलिंग एलिमेंट पाए जाते हैं, वे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो उस बेयरिंग को हम किस नाम से जानते हैं? एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि गियर में बियरिंग का क्या कार्य है? तो गियर में बियरिंग का क्या कार्य है? तो गियर में बियरिंग का कार्य है घर्षण को कम करना। क्या कार्य है? घर्षण को कम करना। आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है बियरिंग का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। बियरिंग का उपयोग किसके लिए करते हैं? बियरिंग का उपयोग जो है जैसे रबिंग प्रक्रिया को कम करने, शाफ्ट को बिना रोक टोक के चलने में और स्थिर अवस्था में शाफ्ट को संभाले और पकड़े रखने में बियरिंग का उपयोग होता है। तो तीनों सही है, तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, बियरिंग का जो उद्देश्य है घिसाव क्रिया को कम करना। पहला क्या करता है? घिसाव को कम करता है। घिसाव को कम करता है शाफ्ट को फ्री रूम में घूमने के लिए, शाफ्ट को बेस या आधार देने के लिए, मशीन के चलते पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, ये सभी कार्य जो है बियरिंग का है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि बियरिंग में वहन किए जाने वाले शाफ्ट को प्रायः किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो बियरिंग में वहन किए जाने वाले शाफ्ट को प्रायः किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो आपके जनरल के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही से ना करे तो प्राथमिक उपचार के अनुसार निम्न अनुसार करना चाहिए। तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करनी चाहिए, टूटी हड्डी को देखें, शरीर को कंबल से गर्म करें या नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करें। यदि मुंह से श्वसन क्रिया ना कर रहा है तो उसको क्या करेंगे? तो उसको क्या करेंगे? तुरंत चिकित्सीय सहायता प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? तुरंत चिकित्सीय सहायता प्रदान करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा की वह सीमा जो हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है और तत्काल मृत्यु का कारण बन जाती है। विद्युत धारा की वह परिसीमा पूछा है जो हृदय स्थिति को क्या करती है? उत्पन्न करती है और तत्काल मृत्यु का कारण बन जाती है। तो कितना से कितना एम्पियर? 10 से 20 मिली एम्पियर के बीच में। 10 से 20 मिली एम्पियर जो है हृदय स्थिति को उत्पन्न करता है, तत्काल मृत्यु का क्या होता है? कारण बन जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। चित्र में जो दर्शाया गया है ये चित्र में दर्शाया गया चिन्ह किस वर्ग में आता है? ये तो निषेधात्मक है ना, कोई भी चीज को बैन कर रहा है। क्या कर रहा है? बैन कर रहा है। कोई भी चीज को बैन कर रहा है कि यहाँ पे सिगरेट पीना हानिकारक है, ये यहाँ पे नहीं पीना है, बैन कर रहा है। ये कौन सा? वार्निंग है, मैंडेटरी है? वार्निंग है, मैंडेटरी, इंफॉर्मेशनल है या प्रोविजन है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, वार्निंग वाला भी नहीं है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है। ताप मापने में जो है पारे का, इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्यों? तो इसकी विशेषता बताना, क्यों उपयोग किया जाता है? उच्च संचालन शक्ति होता है उसमें। क्या होता है? उच्च संचालन शक्ति होता है। अल्कोहल का उपयोग उस तापमापी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? सदिश राशि कौन सा है? तो बताना है सदिश राशि आपका कौन सा है? संवेग जो है आपका सदिश राशि है। सदिश राशि किसको कहते हैं? जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है उसको सदिश राशि, अदिश राशि जानवे करते हैं। जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, अदिश राशि कहलाता है। तो यहाँ पे आपका संवेग जो है वो सदिश राशि है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि साइन बार कौन सी धातु की बनी होती है? साइन बार जो है वो कौन सी धातु की बनी होती है? तो स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील का। स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील का बना होता है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साइन बार जो है ट्रिगोनोमेट्री के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रिगोनोमेट्री के सिद्धांत पर कार्य करता है। साइन बार किस पे? ट्रिगोनोमेट्री के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, साइन बार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रिगोनोमेट्री के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो साधारण कैलिपर द्वारा मापा जाता है। साधारण कैलिपर द्वारा प्रत्यक्ष माप, अप्रत्यक्ष माप, तुलनात्मक या तीनों साधारण कैलिपर के द्वारा मापा जाता है। तो अप्रत्यक्ष माप को मापा जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से साधारण कैलिपर के द्वारा अप्रत्यक्ष माप को मापा जाता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में डैश वह छेनी है जिसके कोने पर पदार्थ को वर्गन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो उस छेनी का नाम बताइए। उस छेनी का नाम बताना है, तो हीरक बिंदु छेनी। उस छेनी का नाम क्या है? हीरक बिंदु छेनी, ठीक है ना। इसका नुकीला पॉइंट जो होता है बी ग्रुप उस पर कटा रहता है इस प्रकार से, ठीक है ना, नुकीले पॉइंट पे। नेक्स्ट है कि सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना का होता है? सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना का होता है? तो सेंटर पंच का पॉइंट एंगल जो होता है वो कितना का होता है? 90 डिग्री। प्रिक पंच का 30 डिग्री, डॉट पंच का 60 डिग्री, ठीक है। डॉट पंच का, ये देखिए, डॉट पंच का 60 डिग्री, प्रिक पंच का 30 डिग्री और सेंटर पंच का 90 डिग्री, ठीक है। पंच मुख्यतः जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। पंच जो होता है ये मार्किंग टूल है, पंच जो है मार्किंग टूल है और यह किसका? हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता स्ट्रेट एज बनाए जाते हैं किससे? पीतल से, प्लास्टिक से, लकड़ी या कास्ट आयरन से? लकड़ी से। बताइए स्ट्रेट एज किससे बनाया जाता है? स्ट्रेट एज जो है वो किससे बनाया जाता है? तो स्टील या कास्ट आयरन का। स्ट्रेट एज जो है वो स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है। यह जो होता है पट्टी के आकार का होता है, पट्टी के आकार का होता है। जिस प्रकार से पट्टी होता है, जैसे इस प्रकार से पट्टी होता है, पट्टी के आकार का होता है स्ट्रेट एज, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है। नेक्स्ट है कि त्रिज्या प्रमापी का प्रयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है? आंतरिक या बाहरी त्रिज्या? आंतरिक त्रिज्या या बाहरी त्रिज्या? तो त्रिज्या प्रमापी का उपयोग जो है दोनों त्रिज्या मापने में करते हैं, ए और बी दोनों, आंतरिक और बाहरी दोनों त्रिज्या मापने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे त्रिज्या प्रमापी, इसको रेडियस गेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस गेज। और रेडियस गेज को क्या कहते हैं? फिलेट गेज भी कहते हैं, ठीक है ना। रेडियस गेज को क्या कहते हैं? फिलेट गेज भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कहता एक माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि जो है प्लस 0.001 mm है और 0.175 mm के माप करने वाले माइक्रोमीटर का पठन क्या होगा? तो पठन क्या होगा? तो इसमें क्या करेंगे? इस दोनों को जोड़ लेंगे। इस दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आएगा 0.176, ठीक है। 0.176। अब क्या होता है? शून्य त्रुटि जो आपका दिया हुआ है, शून्य त्रुटि जो दिया हुआ है इतना, और आपको क्या दिया? जॉब की जो माप दिया गया है, ये क्या दिया है? जॉब की माप। जॉब की माप, जॉब की माप आपको समझाना तो पड़ेगा ना, आंसर तो बता दिए। ये आपका शून्य त्रुटि है, ये आपका क्या है? जॉब की माप है। ये क्या है? जॉब की माप 0.175। अब इसको क्या कहते हैं? माइक्रोमीटर का आपको पाठ्यांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माइक्रोमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है। तो माइक्रोमीटर का पाठ्यांक बराबर जो होता है, जो आपका जॉब की माप आ गया 0.175, उसमें क्या करते हैं? शून्य त्रुटि को जोड़ देते हैं। शून्य त्रुटि को जोड़ देते हैं, जो घनात्मक त्रुटि होता है, जो घनात्मक त्रुटि होता है उसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है? तो वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का उपयोग बताना है। वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है? तो वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का उपयोग जो है कोण को मापना है। इसका जो लिस्ट काउंट होता है, एलसी होता है, लिस्ट काउंट, वो 5 मिनट होता है। क्या होता है? 5 मिनट। इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है? 5 मिनट होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कहता है साइन बार की बॉटम सरफेस और कॉन्टैक्ट रोलर्स की सेंटर लाइन होती है एक ही लाइन में, तिरछी लाइन में, लंबवत या समांतर? तो कैसी होती है? समांतर होती है। कैसी होती है? समांतर होती है, ठीक है। साइन बार की बॉटम सरफेस और कॉन्टैक्ट रोलर्स की सेंटर जो है एक दूसरे के समांतर होती है। आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। साइन बार कोण मापने वाला यंत्र है। साइन बार जो है इसका उपयोग जो है कोण मापने में करते हैं। किसमें करते हैं? कोण मापने में, एंगल मेजरमेंट में साइन बार का उपयोग करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि मृदु सोल्डर शीशा और टीन होता है। सोल्डर में क्या होता है? शीशा और टीन, पीवी प्लस एसएन, पीवी प्लस एसएन, शीशा और टीन होता है। इसमें कितना प्रतिशत टीन होता है? टीन कितना प्रतिशत पूछा है, तो टीन कितना प्रतिशत होता है? तो टीन जो होता है 63% होता है। बाकी बात जितना बच गया वो क्या होता है? शीशा होता है। शीशा कितना हो गया? 27%। टीन 63% और शीशा 27%। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वेल्डिंग प्रक्रिया में गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? वेल्डिंग प्रक्रिया में गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो टीआईजी के लिए। टीआईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? टीआईजी का फुल फॉर्म होता है टंगस्टन इनर्ट गैस। टंगस्टन इनर्ट गैस, टीआईजी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, टंगस्टन इनर्ट गैस। टीआईजी वेल्डिंग में गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। टीआईजी वेल्डिंग में प्रक्रिया में क्या होता है? गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है।
टीआईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टंगस्टन इनर्ट गैस होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि आर्क वेल्डन प्रक्रिया में आर्क लंबाई करीबन डैश के बराबर होनी चाहिए। तो आर्क वेल्डन प्रक्रिया में आर्क की लंबाई जो होनी चाहिए इलेक्ट्रोड के व्यास के बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए? इलेक्ट्रोड के व्यास के बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, उच्च उष्मा चालित वाले पदार्थ का पिघलना डैश है। तो उच्च उष्मा चालित वाले पदार्थ का पिघलना क्या कठिन है, मध्यम है, आसान है? तो बताइएगा राइट आंसर क्या है? कठिन है। उच्च उष्मा चालित वाले पदार्थ का पिघलना क्या है? कठिन है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। कहता है लौह धातु जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम, मिश्र धातुओं की वेल्डिंग में डैश लौह का प्रयोग किया जाता है। मिश्र धातुओं की वेल्डिंग में कौन सा लौह का? नाइट्राइडिंग, ऑक्सीकारक, कार्बोराइजिंग या फिर उदासीकरण? तो किसका प्रयोग करते हैं? उदासीकरण का। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कॉपर, एल्युमिनियम का आप धातुओं की वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके लिए उदासीकरण प्रक्रिया का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि चुंबकीय कण से निम्नलिखित पदार्थ में से किसका परीक्षण किया जा सकता है? चुंबकीय कण परीक्षण से निम्नलिखित पदार्थ में से किसका परीक्षण मतलब जांच किया जा सकता है? तो किसका? इस्पात का जांच किया जा सकता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि प्लेन कार्बन इस्पात में लौहकारी किस तापमान पर की जाती है? तो लौहकारी जो है प्लेन कार्बन इस्पात पर लौहकारी कितने तापमान पर किया जाता है? तो 1300 डिग्री सेल्सियस, 1300 डिग्री सेल्सियस तापमान पे। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कहता एक अनुभागीय आयाम बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक अनुभागीय आयाम बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपसेटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? अपसेटिंग। अनुभागीय आयाम बढ़ाने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? अपसेटिंग कहलाती है। नेक्स्ट है कि हाई कार्बन स्टील के फोर्जिंग तापमान रखा जाता है। हाई कार्बन स्टील के लिए फोर्जिंग तापमान जो रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? 900 डिग्री सेल्सियस से 1150 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितना होती है? 0.7 से 1.5% है। हाई कार्बन स्टील में जो होता है कार्बन की मात्रा जो होती है 0.7 से 1.5 तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है यांत्रिक बलों और लोड के प्रति द्रवों की प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहा जाता है? यांत्रिक बलों और लोड के प्रति द्रवों की प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहा जाता है? तो यांत्रिक गुण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यांत्रिक गुण कहा जाता है। यांत्रिक गुण जैसे कि कठोरता, प्रत्यास्थता, टेंसिटी, चिमड़पन, मेलेबिलिटी, ये सभी क्या है? यांत्रिक गुण है। आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन 39 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा फोर्स्ड नहीं किया जा सकता है? किसको फोर्स्ड नहीं किया जा सकता है? किसको नहीं किया जा सकता है बताइएगा? इसको नहीं किया जा सकता है? ढलवां लोहे को फोर्ज नहीं किया जा सकता है। ढलवां लोहे को फोर्ज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसमें जो कार्बन की मात्रा आती है 2 से 4.5% का होता है। ढलवां लोहे में 2 से 4.3% तक होता है कार्बन की मात्रा। कितना होता है? 2 से 4.3% तक कार्बन का मात्रा आता है। कास्ट आयरन यानी कि ढलवां लोहा जो होता है भंगुर होता है, इसीलिए इसको फोर्ज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि टीन एक नॉन फेरस धातु है, इसका गलनांक कितना होता है? तो टीन का गलनांक कितना होता है बताना है। तो 230 डिग्री सेल्सियस टीन का गलनांक जो होता है वो कितना होता है? 230 डिग्री सेल्सियस होता है। टीन एक क्या है? नॉन फेरस धातु है। क्या है? नॉन फेरस धातु है। नॉन फेरस धातु है, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टीन और तांबा का मिलने से क्या बनता है? ब्रॉन्ज बनता है। और टीन और सीसा को मिलने से सोल्डर बनता है। टीन सीसा मिलेगा सोल्डर, और टीन और तांबा मिलेगा तो ब्रॉन्ज। दो में से धातु का निर्माण होता है। कहता है इम्पैक्ट परीक्षण किसे ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जा सकता है? कठोरता, तन्यता, चिमड़पन या भंगुरता। इम्पैक्ट परीक्षण किसे ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है? तो चिमड़पन को। इम्पैक्ट परीक्षण किसको ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है? चिमड़पन को, ठीक है। चिमड़पन किसको कहते हैं? तो चिमड़पन देखिएगा धातु का वह गुण जो चोट को सहन करता है तथा मोड़ने पर वह आसानी से टूटता नहीं है, उसको क्या कहते हैं? चिमड़पन कहते हैं। चिमड़पन किसको कहते हैं? जिसको मोड़ने पर आसानी से नहीं टूटता है, चोट को सहन कर सकता है, वही ऐसे ही धातु के गुण को क्या कहते हैं? चिमड़पन कहते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कार्बन इस्पात के ऊपरी सतह को कठोर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कार्बन इस्पात की ऊपरी सतह को कठोर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कठोर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पृष्ठ कठोरन। पृष्ठ कठोरन कहते हैं, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं केस हार्डनिंग, ठीक है। केस हार्डनिंग, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है केस हार्डनिंग
जिसको पृष्ठ कठोरण भी कहते हैं, डैश पर की जाती है। किस पे की जाती है केस हार्डनिंग? तो माइल्ड स्टील पर की जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। केस हार्डनिंग किसमें की जाती है? माइल्ड स्टील पर की जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तथा हाई स्पीड स्टील को कठोरीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस समन माध्यम या क्वंचिंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है? हाई स्पीड स्टील को कठोरीकृत करने के लिए कौन सी क्वंचिंग मीडिया का उपयोग करते हैं? कौन सी? तेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तेल का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके पास 45 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा उपचार प्रक्रिया संतुलन की स्थिति निर्मित करती है? संतुलन की स्थिति कौन निर्मित करती है? तो एनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग जो है ये संतुलन की स्थिति निर्मित करती है। एनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग जो है संतुलन की स्थिति निर्मित करती है। एनिलिंग किसको कहते हैं? स्टील के कठोर पार्ट को मशीन योग्य बनाने के लिए जो गर्म करने की विधि है उसको क्या कहते हैं? एनिलिंग कहते हैं। एनिलिंग किसको कहते हैं? एनिलिंग समझिएगा, एनिलिंग किसको कहते हैं? स्टील के कठोर पार्ट्स, कोई भी स्टील का कठोर पार्ट्स है उसको मशीन योग्य बनाने के लिए, मतलब उस पर मशीन कार्य कर सके, योग्य बनाने के लिए उसे गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं? एनिलिंग कहते हैं। ठीक है ना? तो राइट आंसर जो होगा एनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग। नेक्स्ट है कि लीड स्क्रू द्वारा कैरिज तक विद्युत का संचरण किया जाता है। हाफ नट द्वारा, एप्रन क्रियाविधि द्वारा, बर्म और गियर द्वारा या गियर बॉक्स के द्वारा। किस माध्यम से अग्रक पैंच यानी कि लीड स्क्रू द्वारा कैरिज तक विद्युत का संचरण किया जाता है? किसके द्वारा? हाफ नट के द्वारा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाफ नट के माध्यम से लीड स्क्रू पर कैरिज तक शक्ति पर संचरण किया जाता है हाफ नट के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मशीन बेड बनाने के लिए कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहे का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह जो होता है ढलवा लोहा यह अधिक संपीड़न और तनाव सहन कर सकता है। यह अधिक संपीड़न और तनाव को क्या कर सकता है? सहन कर सकता है। इसीलिए ढलवा लोहे यानी कि कास्ट आयरन का मशीन बेड बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है। खराद यानी कि लेथ मशीन, खराद पर आंतरिक टेपर टर्निंग के लिए किस टेपर टर्निंग विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? किस टेपर टर्निंग विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? तो किसका नहीं किया जाता है? टेल स्टॉक ऑफसेट विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सी टूटी हुई चूड़ी का कारण है जब खराद पर चूड़ी कर्तन हो? जब लेथ मशीन पर चूड़ी काट रहे हो और टूटी हुई चूड़ी उसमें चूड़ी टूट जाए, उसका क्या कारण हो सकता है? कुंठित औजार, अपर्याप्त पार्श्व अवकाश, उपरोक्त सभी, या कर्तन में भारी गहराई। तो क्या हो सकता है? ये सभी हो सकता है कारण। कुंठित औजार या अपर्याप्त पार्श्व अवकाश या कर्तन की भारी गहराई, ये सभी हो सकता है। चूड़ी टूटने का क्या कारण है? तो ब्लंट टूल यानी कि कुंठित औजार, हेवी डेप्थ ऑफ कट, कर्तन की भारी गहराई। ठीक है, ये सभी चूड़ी टूटने का कारण है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील को तीक्ष्ण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्राइंडिंग व्हील को तीक्ष्ण कर रहे हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्रसाधन कहते हैं। आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील को तीक्ष्ण करने की प्रक्रिया को प्रसाधन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्रेसिंग कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील को तीक्ष्ण करने की प्रक्रिया को ड्रेसिंग कहते हैं यानी कि प्रसाधन कहते हैं। आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड चक्र डैश ग्राइंड करने हेतु बेहतर उपयुक्त होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड चक्र जो है किसकी ग्राइंडिंग में बेहतर होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड चक्र जो है उच्च तनन बल इस्पात और कार्बन इस्पात को ग्राइंड करने के लिए बेहतर माना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि व्हील में प्रयुक्त एब्रेसिव कणों को बॉन्ड द्वारा पकड़े रहने की शक्ति को क्या कहते हैं? व्हील में प्रयुक्त एब्रेसिव कण जो होता है, एब्रेसिव कणों को बॉन्ड द्वारा पकड़े रहने की शक्ति को क्या कहते हैं? पकड़े रहने की शक्ति को क्या कहते हैं? ग्रेड कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या कहते हैं? ग्रेड कहते हैं। तो ग्रेड के अनुसार जो होता है व्हील जो है ए से जेड, ए ग्रेड का भी माना जाता है, बी सी डी जेड ग्रेड तक का व्हील पाया जाता है। ए ग्रेड वाला जो व्हील होता है वो क्या होता है? सबसे सॉफ्ट होता है। जेड ग्रेड वाला जो व्हील होता है वो सबसे हार्ड व्हील होता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ए ग्रेड वाला व्हील जो होता है वो सबसे सॉफ्ट होता है और जेड ग्रेड वाला जो व्हील होता है वो सबसे हार्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि स्प्लिट पुली के दो अर्ध किस बोल्ट से जोड़ा जाता है? स्प्लिट पुली के दो अर्ध किस बोल्ट से जोड़ा जाता है? किस बोल्ट से? तो स्क्वायर बोल्ट से जोड़ा जाता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि चेन ड्राइव बेल्ट ड्राइव की अपेक्षा अच्छा होता है, क्यों? चेन ड्राइव जो है बेल्ट ड्राइव की अपेक्षा अच्छा होता है, उसका क्या कारण है?
कारण क्या है, इसमें स्लिप नाम मात्र की नहीं होती है, जिसमें जो स्लिप है चैन ड्राइव में वो नाम मात्र की भी नहीं होती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तथा निम्नलिखित में से कौन सा कपलिंग का एक प्रकार है? कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग, हुक कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग, कपलिंग का एक प्रकार है। तो ये सभी प्रकार जो है कपलिंग का, उपरोक्त सभी डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो शाफ्ट को जो है आपस में जोड़ने की प्रक्रिया में कपलिंग का प्रयोग करते हैं। दो शाफ्ट को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया में कपलिंग का प्रयोग करते हैं। कपलिंग दो प्रकार का होता है, एक राइट कपलिंग, एक फ्लेक्सिबल कपलिंग। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि लंबे शाफ्ट को सहारा देने एवं स्थिर रखने हेतु कौन सी युक्ति प्रयोग किया जाता है? लंबे शाफ्ट को सहारा देने एवं स्थिर रखने हेतु कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हैं? कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हैं? कपलिंग का प्रयोग करते हैं। आंसर नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तथा निम्नलिखित में कौन सा नीब बोल्ट का प्रकार नहीं है? नीब बोल्ट का कौन सा प्रकार नहीं है? नीब बोल्ट का कौन सा प्रकार नहीं है? तो नीब बोल्ट का प्रकार कौन सा नहीं है बताना है। तो चीस बोल्ट जो है यह नीब बोल्ट का प्रकार नहीं है। चीस बोल्ट जो है यह नीब बोल्ट का प्रकार नहीं है। नीब बोल्ट का जो हेड होता है वो बेलनाकार होता है। नीब बोल्ट का जो हेड होता है वो कैसा होता है? बेलनाकार होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि जिस फाउंडेशन बोल्ट की बॉडी टेढ़ी मेढ़ी होती है उसे क्या कहते हैं? जिस फाउंडेशन बोल्ट की बॉडी टेढ़ी मेढ़ी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको आई फाउंडेशन बोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? आई फाउंडेशन बोल्ट कहते हैं। ठीक है, आई फाउंडेशन बोल्ट कहते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सारे चैप्टर से इसमें सवाल आपको देखने को मिलेंगे। किस बोल्ट का प्रयोग वहां किया जाता है जहां बोल्ट हेड के ऊपरी सतह पार्ट के सतह के नीचे रखनी होती है? किस बोल्ट का प्रयोग वहां पे करते हैं जहां बोल्ट जो है हेड के ऊपरी सतह पार्ट्स की सतह से नीचे रखनी होती है? तो वहां पे कौन से बोल्ट का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर जो होगा वो होगा काउंटर संक हेड बोल्ट। इसका प्रयोग करते हैं काउंटर संक हेड बोल्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि मापन प्रणाली में याच्छादित संयोगन त्रुटि डैश के कारण होती है? तो मापन प्रणाली में त्रुटि किसके कारण होती है? मापन प्रणाली में जो त्रुटि होती है वो अप्रत्याशित प्रभाव के कारण होती है। किसके कारण होती है? अप्रत्याशित प्रभाव के कारण होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि छिद्र का आकार दिया हुआ है 20 प्लस इतना, अब नीचे में बटे में प्लस इतना, और शाफ्ट का आकार दिया हुआ है, शाफ्ट का आकार दिया, न्यूनतम व्यतिकरण क्या होगा? न्यूनतम व्यतिकरण इंटरफेरेंस क्या होगा? ठीक है, पहले होल का निकालते हैं, ताकि यहाँ पे होल दिया, पहले होल का निकालते हैं। होल का हो जाएगा अधिकतम साइज 20 दशमलव, जोड़ लेंगे 20 में जोड़ेंगे एक बार 0 0 0 0, और होल का न्यूनतम साइज तो यही होगा 20 ही होगा, 20 ही होगा होल का अधिकतम साइज। होल का अधिकतम साइज जो होगा 20.018 होगा। ठीक है ना, 018। उसी प्रकार शाफ्ट का जो होगा न्यूनतम साइज जो होगा वो होगा 20.020, और अधिकतम साइज जो होगा वो होगा 20.036 अधिकतम साइज। ठीक है ना, तो ये न्यूनतम इंटरफेरेंस या व्यतिकरण निकालने के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है कि शाफ्ट की न्यूनतम साइज माइनस होल की अधिकतम साइज। शाफ्ट की न्यूनतम साइज कितना है? 20 में से 20.020 माइनस क्या कर लेंगे? होल की अधिकतम साइज, तो 20.018, इसको घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.002। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। न्यूनतम इंटरफेरेंस यानी कि न्यूनतम व्यतिकरण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि शाफ्ट की न्यूनतम साइज माइनस होल का अधिकतम साइज, घटा देंगे, आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। किसी पुर्जे के निर्माण के लिए अनुमानित अधिकतम और न्यूनतम आकार के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? किसी पुर्जे के निर्माण के लिए अधिकतम और न्यूनतम आकार के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो बीच के अंतर को क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तथा आंतरिक पैच की चूड़ी में लघु व्यास डैश है। तो आंतरिक पैच की चूड़ी में जो लघु व्यास होता है वो छिद्र बनाने के लिए ड्रिल किए गए छिद्र का व्यास होता है। ड्रिल किए गए छिद्र का क्या होता है? व्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य थ्रेड काटने के लिए प्रयुक्त कटिंग टूल कौन सा है? बाहरी थ्रेड काटना है तो कौन सा कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं? डाई का। आंतरिक काटना है तो टेप का। ड्रिल का एकदम फिनिश करना है तो रीमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना,
रीमर का प्रयोग करते हैं। रीमर का प्रयोग जो है छिद्र की फिनिशिंग करने के लिए करते हैं। रीमर का प्रयोग किस लिए करते हैं? छिद्र की फिनिशिंग करने के लिए। ड्रिल का प्रयोग छिद्र बनाने के लिए करते हैं। ड्रिल का प्रयोग किस लिए करते हैं? छिद्र बनाने के लिए करते हैं। बाय थ्रेड काटने के लिए प्रयोग किया जाता है डाई का। बाई थ्रेड काटने के लिए डाई का, और आंतरिक थ्रेड काटने के लिए टैप का। आंतरिक थ्रेड काटने के लिए टैप का, ठीक है। नेक्स्ट है कि मशीन उपकरण के लिए अग्रक पैंच में प्रयुक्त चूड़ी का प्रकार डैश है। तो मशीनिंग उपकरण के लिए, जो मशीनिंग उपकरण होता है उसके अग्रक पैंच में प्रयुक्त चूड़ी का प्रकार कौन सा है? तो प्रयुक्त चूड़ी का प्रकार कौन सा है? समलंब चूड़ी। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सामान्य उद्देश्य के लिए ट्विस्ट ड्रिल का लिप निकासी कोण कितना होता है? तो सामान्य उद्देश्य के लिए ट्विस्ट ड्रिल का लिप निकासी कोण कितना होता है बताइएगा? 12 से 15 डिग्री होता है। कितना होता है? 12 से 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉच के कोने पर एक छोटा सा होल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? नॉच के कोने पर एक छोटा सा होल किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? क्रैंक शाफ्ट होल। क्या कहते हैं? क्रैंक शाफ्ट होल। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता एक रिवेट जोड़ में एक रिवेट के केंद्र से दूसरे रिवेट के केंद्र की दूरी जोड़ के समांतर हो क्या कहलाती है? एक रिवेट जोड़ में एक रिवेट के केंद्र से दूसरे रिवेट के केंद्र की दूरी जोड़ के समांतर हो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाएगी? पिच कहलाएगी। तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, पिच कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता रिवेटिंग में तरल दृढ़ ज्वाइंट को पाने के लिए निम्नलिखित में से किस औजार को उपयोग किया जाता है? रिवेटिंग में तरल दृढ़ ज्वाइंट को पाने के लिए कौन से औजार का प्रयोग करते हैं? कौन से औजार का उपयोग करते हैं? फुलरिंग औजार का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है कि रिवेट का गोल शीर्ष बनाने के लिए रिवेट की लंबाई रखी जाती है। कितना रखी जाती है? तो रिवेट की जो लंबाई रखी जाती है वो रखी जाती है टी प्लस डी इंटू 1.3 टू 1.6। नेक्स्ट है कि ओवरहेड टंकी की उपस्थिति में पानी डैश द्वारा वितरित किया जाता है। तो ओवरहेड टंकी की अनुपस्थिति में पानी किसके द्वारा वितरित किया जाता है? किसके द्वारा? गैस प्रणाली के द्वारा वितरित किया जाता है। गैस प्रणाली के द्वारा वितरित किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि पाइप रिंच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? पाइप रिंच के बारे में कौन सा असत्य है? तो कौन सा असत्य है? बी नंबर ऑप्शन। प्रथम होल्ड पूरा करने के बाद दूसरे के लिए इसे बाहर निकालने की जरूरत नहीं होती है। ये बात क्या है? असत्य है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि पाइप की बाहरी चूड़ी काटने के लिए काटने वाली डाई बनाई जाती है। तो पाइप की बाहरी चूड़ी काटने वाली डाई बनाई जाती है किसके? पाइप की बाहरी चूड़ी काटने के लिए जो डाई बनाई जाती है वो टूल स्टील से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? टूल स्टील से बनाई जाती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेचेट स्क्रू ड्राइवर में रेचेट शिफ्टर का क्या कार्य है? तो रेचेट स्क्रू ड्राइवर में रेचेट शिफ्टर का क्या कार्य है? स्क्रू को दिशा प्रदान करने का। स्क्रू को दिशा प्रदान करने का। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय मानक के अनुसार पाइप निर्दिष्ट किए जाते हैं। पाइप की लंबाई के द्वारा, दीवार के द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय मानक लंबाई के अनुसार पाइप निर्दिष्ट किए जाते हैं किसके द्वारा? नॉमिनल बोर के द्वारा। किसके द्वारा? नॉमिनल बोर के द्वारा, ठीक है। स्टैंडर्ड पाइप जो है 3 mm से 600 mm तक के आकार में उपलब्ध होता है। स्टैंडर्ड पाइप जो है 3 mm से 600 mm तक का 600 mm तक का पाइप उपलब्ध है स्टैंडर्ड रूप में। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।